आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 12 का, जिसका उन्वान है आदमी की कहानी। और ये सबक बच्चों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ सबक है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की ज़िंदगानी के हवाले से और आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम प्रोफेसर मुजीब की लिखी हुई कहानी, दुनिया की कहानी, जिसे आदमी की कहानी भी कहा जाता है, मुताला करेंगे। और सबक के इस हिस्से का उन्वान है हम दुनिया में कैसे आए। बच्चों, मोहम्मद मुजीब ने बच्चों के लिए लिखी है और दुनिया की तख्लीक किस तरह से हुई, इस चीज़ को समझाने की इस सबक में बहुत खूबसूरत कोशिश की है। हम दुनिया में कैसे आए, जो चट्टानें हैं, जो पहाड़ नज़र आते हैं तुम्हें, ये कैसे बने, और ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कोयला वगैरह क्यों हासिल होता है, तेल, गैस और तरह तरह की जो धात वगैरह ज़मीन से हासिल होती हैं वो कहाँ से ज़मीन के अंदर आ गई हैं। जानवर जो हमसे पहले थे वो किस शक्ल में थे, किस तरह के जानवर थे, क्या माहौल था उस वक्त, क्या क्या उनके बाद मुसीबतें आई इन जानवरों के ऊपर, किस तरह से उन्होंने उन मुसीबतों का मुकाबला किया, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ ज़िंदा बचे रहे, और फिर इंसान कैसे आया, हमारी शुरुआत कैसे हुई, हमारे जो पहले आने वाले थे, हमारे अजदाद कैसे थे, उनकी शक्लें क्या थी। मोहम्मद मुजीब ने बहुत आसान ज़ुबान में हमें समझाया है और हमें इंसान की कहानी, आदमी की कहानी बताने की कोशिश की है। तो हम आज इस सबक का मुताला करेंगे और इस सबक में हम समझेंगे कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया की तख्लीक कैसे हुई, और इसके बाद दर्जा ब दर्जा तरक्की किस तरह से हुई, और तरक्की होने के बाद हम आज की शक्ल सूरत में किस तरह पहुंच गए। आगे शुरू करते हैं हम। देखिए बच्चों, शुरुआत होती है सबक की तो कहते हैं कि आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इस सबक को गौर से पढ़ोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कहते हैं मोहम्मद मुजीब कि आजकल के आलिम कहते हैं कि दुनिया पहले आग का एक गोला थी। उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है। एक आग तो होती है जो अमूमन हम हमारे घर में जला लेते हैं, वो आग ये आग नहीं थी जिससे हमारी ज़मीन बनी है। ये आग ऐसी थी जो खुद ब खुद जल गई और खुद ही बुझ गई, अपने आप जली और अपने आप ही बुझ गई। जैसे कि बिजली होती है, आसमान से जब बिजली गिरती है तो क्या कोई उस बिजली को काबू में करता है? खुद ब खुद पैदा होती है, कड़कती है, चमकती है और उसके बाद खुद ब खुद ही वो बिजली गायब हो जाती है। तो देखिए, ये वो आग नहीं है जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद वो चीज़ जिसे हम बिजली कहते हैं, हम जिसे बिजली कहते हैं, तो मोहम्मद मुजीब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो आग बिजली ही हो। बच्चों, हमारी ज़मीन की पैदाइश के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उन्हीं में से एक नज़रिया जिसे पुख्ता भी माना जाता है, हालांकि पूरा यकीन नहीं है उस नज़रिए पे, लेकिन ज़्यादातर साइंसदान उस नज़रिए के हामी हैं। वो नज़रिया कहता है कि ज़मीन के बनने के पीछे ये ख्याल है कि आसमान में यानी खला में एक छोटे से ज़र्रे के अंदर एक बहुत तेज़ धमाका हुआ। इतना तेज़ धमाका हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर उसकी चमक फैल गई। पूरा खला चमक गया उस रोशनी की वजह से, उस धमाके की वजह से। धमाके से निकलने वाली रोशनी ने पूरे खला को चमका दिया। खला चमक गया। उस धमाके से जो रोशनी निकली वो रोशनी एक बिजली थी, एक आग का टुकड़ा थी। वो पूरे खला के अंदर एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा जो जलता हुआ, उसमें गैसें भी थी, उसमें तरह तरह की दूसरी चीज़ें भी थी, उसमें धूल के टुकड़े भी थे, धूल के ज़र्रे भी थे। वो सब आसमान के अंदर घूमने लग गए, उस धमाके की वजह से वजूद में आए और वो फैलने लग गए। वक्त के साथ धीरे धीरे जब वो घूमते घूमते अलग अलग टुकड़ों में बदल गया और उसके बाद वो ठंडा होने लग गया। धीरे धीरे जब वो ठंडा होने लगा तो वो अपनी अंदरूनी कुव्वात की वजह से घूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा, और जो अलग अलग टुकड़े हैं वो टुकड़े भी उसके साथ घूमने लगे।
धीरे धीरे वो जो गैस के टुकड़े थे वो ठंडे होकर जमने लगे और वो सख्त हो गए। वो गैस के और आग के टुकड़े जो हैं, जो आज भी हमें गर्म नजर आते हैं, वो सूरज की शक्ल में हमारे आसपास बाकी रह गया और उसके जो दूर के टुकड़े थे वो टुकड़े कोई जमीन बन गया, कोई दूसरे जो हमारे सैयारे हैं उन सैयारों के अंदर तब्दील हो गया। तो अलग अलग शक्लें उन्होंने इख्तियार कर ली, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था जिससे हम अलग हुए थे वो आज भी आग की शक्ल में जलता हुआ हमें नजर आता है। जो हमारा आफताब है, सूरज है, वो आज भी एक आग का टुकड़ा है, आग का गोला है। और ऐसे ही बड़े बड़े गोले, जब मैंने बताया आपको धमाका हुआ था, एक जर्रे में धमाका हुआ था, तो उससे लाखों करोड़ों गैस के गोले बने थे, अरबों गैस के गोले बने थे, उनको हम गिन नहीं सकते। इतने गैस के गोले आसमान के अंदर घूमने लग गए थे, आसमान के अंदर इधर उधर बिखर गए थे। उन्हीं में से एक गोला जिसे हम सूरज कहते हैं हमारे करीब है, इसी के अंदर से धुएं के गुबार अलग हुए और वो इसके साथ घूमने लगे। और वही जो धुएं के गुबार थे जो काफी गर्म थे, उनमें आग जल रही थी, उनमें गैस थी, वो जब ठंडे हुए तो एक गोला उन्हीं में से जमीन की शक्ल में हमें नजर आया, हम उसके ऊपर जिंदगी पैदा हो गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था, वहां जिंदगी पैदा करनी थी, इसलिए एक गोला अलग होके वो जिंदगी में नजर आया। तो यहां पर यह है कि आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी, तो हमारी दुनिया जब सूरज से अलग हुई, जब वो धमाका हुआ, उस धमाके की वजह से गैसें अलग हुई, उसमें सूरज भी था, हमारी दुनिया भी थी, तो वो छोटे छोटे गोले गोल घूमने की वजह से, अपनी अंदरूनी कुव्वत की वजह से वो गोल घूमने लग गए। और गोल घूमने की वजह से वो बिल्कुल नारंगी के जैसे हो गए, बिल्कुल किसी गोल चीज की गेंद की तरह शक्ल उन्होंने ले ली। और वक्त के साथ जब वो धीरे धीरे ठंडे हुए तो आज जो नजर आती हैं उनकी सैयारों की शक्लें, वो शक्लें उन्होंने ले ली। सैयारों के माने होते हैं बच्चों उपग्रह, हिंदी में उपग्रह कहा जाता है और उर्दू में सैयारे। खला यानी अंतरिक्ष। तो इस तरह से जो हमारी दुनिया भी इन गोलों की तरह एक आग का गोला थी, तो वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। हमारी दुनिया चूंकि इस गर्मी से दूर हो गई थी, सूरज से इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ठंडी हो गई, ठंडी होकर जम गई। और ज्यादा दूर नहीं थी, मुनासिब दूरी थी कि जहां पर ठंडी भी थी वो और वहां पर वो गर्म भी थी। दोनों हालात यहां पर एक जैसे मिलते हैं, एक जैसे नजर आने लगे, और इसलिए यहां पर जिंदगी की पैदाइश हो गई, हम पैदा हो गए। हमारे जैसे जो दूसरे जानवर वगैरह थे, जानदार थे, वो जानदार इस दुनिया के अंदर धीरे धीरे पैदा हो गए। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जानवर दुनिया के अंदर पैदा हो गए। आपको यह देखना है कि जमीन एक आग का गोला थी और जमीन से बड़े बड़े आग के गोले आज भी मौजूद हैं। कौन से गोले हैं वो? ये जो सूरज आपको नजर आ रहा है ना, ये भी एक आग का गोला है और ये जमीन से बड़ा है। ऐसे ही आसमान में जो तारे नजर आते हैं, जो सितारे आप देखते हो रात के वक्त, वो भी आग के गोले हैं। वो काफी दूर हैं, इसीलिए हमको दिन में नजर नहीं आते। जब सूरज छुप जाता है, सूरज भी एक आग का गोला है, एक सितारा है जो जल रहा है, अपनी खुद की रोशनी से ये जल रहा है। और जो दूसरे तारे हैं वो भी एक सूरज ही है अपने आप के अंदर, लेकिन हमसे बहुत दूर होने की वजह से वो बहुत छोटे नजर आते हैं, बहुत महीन नजर आते हैं, ताकि हमें वो रोशनी नहीं देते हैं, सिर्फ नजर आते हैं। और सूरज हमारे करीब है तो ये हमें रोशनी भी देता है और हमें ताकत भी देता है, तवानाई भी हमें अता करता है सूरज। तो जमीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? सूरज। और तारे जो आसमान में नजर आते हैं वो जमीन से बड़े बड़े गोले हैं। तारे हमें दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं, कई तारे तो इतने बड़े बड़े हैं कि कई सूरज उसके अंदर समा जाएं। सैकड़ों सूरज से बड़े सूरज वो रहते हैं तारे कई, लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें नजर नहीं आते। ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझी, यानी कि ये वो चीज थी जिसे हम बिजली कहते हैं। लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी जरूर। मुजीब कहते हैं कि दुनिया कभी ना कभी आग का गोला जरूर थी। और ये कैसे कह रहे हैं? मैंने आपको जो नजरिया बताया, साइंसदानों को नजरिया बताया, जर्रे में धमाके वाला, जब जर्रे से धमाका हुआ तो उसमें से बहुत सारे आग के गोले निकले, बड़े बड़े गैस के जलते हुए गोले निकले, उसमें गैसें भी थी जलने वाली, उसमें धुआं भी था और वो पूरे खला में फैल गए।
उन्हीं में से एक टुकड़ा था हमारी जमीन। तो दुनिया आग का गोला थी जरूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। लाखों करोड़ों गोले आसमान में चक्कर खाते हुए नजर आते हैं ना आपको। जो तारे हैं वही आग के गोले हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, हमारे आसमान के अंदर घूम रहे हैं। और सूरज भी एक आग का गोला है जो जमीन आसमान के ऊपर जमीन से काफी दूरी पर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। और हमारी जमीन पर अब भी आतिशफिशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। यह जमीन के अंदर से खोलते पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। अब मोहम्मद मुजीब कह रहे हैं कि हमारी दुनिया जो है वो कभी ना कभी आग का गोला थी जरूर, लेकिन पता कैसे चल रहा है, साइंसदान कैसे पता कर रहे हैं कि हमारी दुनिया आग का गोला थी? वो इसलिए पता होता है क्योंकि हमारी दुनिया ठंडी तो हो गई, लेकिन सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा, जो इसकी ऊपरी परत है चारों तरफ की, वही ठंडी हुई है। अंदर से ये आज भी वैसी ही गर्म है जैसी कि सूरज गर्म है। सूरज की तरह अंदर बिल्कुल जल रही है, अंदर गर्म है। अब हम अंदर से कैसे पता चल रहा है? हमने क्या दुनिया को काट के देखा है या दुनिया के अंदर गहरी खुदाई करके देखी है? नहीं। पता कैसे चल रहा है बच्चों? पता चल रहा है जो आतिशफिशा हमारी जमीन के अंदर मौजूद हैं, जमीन से आग उगलते हैं, उसमें से लावा बाहर निकलता है। आतिशफिशाओं से, ज्वालामुखियों से जो लावा बाहर निकलता है, वो लावे के जरिए हमें पता चल जाता है कि जमीन के अंदर बहुत गर्मी भरी पड़ी है। आतिशफिशा आग उगलने वाला, यहां पर ज्वालामुखी के बारे में कहा जा रहा है। तो आग उगलने वाले पहाड़ हमारे यहां मौजूद हैं, जिससे आग निकल जाती है, जिससे पिघले हुए पत्थर निकलते हैं, और जो गर्मी है, सख्ती है अंदर, वो बाहर निकल कर वक्तन फवक्तन आती रहती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जमीन के अंदर आज भी गर्मी है, जमीन के अंदर आज भी आग जल रही है। तो आतिशफिशा पहाड़ों से पता चलता है। और एक चीज से और पता चलता है, जो जमीन से गर्म पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहां जमीन से खुद ब खुद पानी बाहर आ जाता है, चश्मे हैं पानी के, और वो खोलते हुए पानी के हैं, गर्म पानी के सोते हैं वो। तो वो गर्म पानी कहां से आ रहा है? वो पानी जब जमीन के अंदर मौजूद होता है तो जमीन की गर्माई से, जो जमीन के अंदर तवानाई है, उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो चश्मे की शक्ल में बाहर फूट पड़ता है, बाहर निकल जाता है। तो जमीन गर्म थी, इसका पता हमें पता चलता है आतिशफिशा पहाड़ों से और गर्म पानी के खोलते हुए चश्मों से। दूसरे, आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग हैं। अब जमीन, हमारी पैदाइश तो एक जगह हुई, एक जैसी हुई, जमीन तो ठंडी हो गई, जमीन को काफी वक्त हो गया, हजारों लाखों साल हो गए, ये ठंडी हो गई। लेकिन दूसरे जो गोले हैं, जो जमीन से बड़े भी थे, तादाद में भी ज्यादा थे, वो आज भी जलते हुए नजर आ रहे हैं, जलते हुए गोले ही बने हुए हैं, अभी तक ठंडे नहीं हुए। दुनिया में ये आग, पानी और जमीन क्यों बन गई, ये हमें नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। अब दुनिया जब ठंडी हो गई तो यहां पर आग भी मौजूद है, पानी भी यहां पर मौजूद है, और हवाएं, जो गैसें हैं, वो भी हमारे यहां पर मौजूद है। तो बच्चों, ये कैसे बन गई, इसके बारे में मुजीब कहते हैं कि ये तो हमें नहीं मालूम कि दुनिया इतनी सख्त क्यों हो गई, ये गर्म गोले से ठंडी जमीन में कैसे बदल गई, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे मसलहत जरूर है। बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था, हमारी किस्मत में था कि इस जमीन के अंदर हम आ जाएं। बच्चों, आसमान में बहुत सारे गोले हैं, बहुत सारे आग के गोले हैं, ठंडे गोले भी हैं, सैयारे भी हैं सूरज के आसपास चक्कर लगाने वाले, लेकिन एक जमीन ही ऐसा सैयारा है, जमीन ही वो किस्मत रखती है कि जिसकी वजह से यहां पर जिंदगी पैदा हुई। सिर्फ एक जमीन ही वो सैयारा है कि जहां पर जिंदगी मौजूद है, अभी तक जिंदगी यही मिली हुई है, और दूसरे किसी सैयारे के ऊपर जिंदगी नहीं है। तो ये जिंदगी इसलिए बता रहे हैं मुजीब, ये कहते हैं कि ये शायद हमारी किस्मत होगी, ये आपकी किस्मत होगी कि हमें यहां पर बैठना होगा, इस जमीन पर आना होगा, इसलिए ये जमीन ठंडी हो गई और इस शक्ल में आ गई जो आज हमें नजर आती है। आगे आते हैं। हां, तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई। अब जब दुनिया की तख्लीक हो गई,
आग का गोला ठंडा हो गया। पहले आग थी, गैस का गोला था हमारी जमीन, वक्त के साथ ये ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो गया, इसकी वजह बताते हैं कि शायद हमारी किस्मत होगी, इस दुनिया में हमें आना था, इसलिए ये जमीन ठंडी पड़ गई और बहरहाल जमीन ठंडी हो गई, जम गई। यहां पर पानी भी हो गया पैदा, यहां पर आग भी रहने लगी पानी के साथ, और यहां पर जमीन भी सख्त हो गई, जमीन भी जो सामने हमारे नजर आने लगी। तो जमीन, दुनिया की तख्लीक हो गई। अब आगे चलते हैं दुनिया की तख्लीक के बाद। हाँ, तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द बढ़ गई, और फिर दुनिया के अंदर ऐसा दौर आया, इस जमीन ने ऐसा दौर देखा कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जम गए, दुनिया सर्द हो गई, अचानक जम गई पूरी की पूरी जमीन। भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। जो जमीन की अंदर भाप थी, जो गैस का गोला जमीन जब थी तो भाप थी, ठंडी होने की वजह से वो सारे के सारे जम गई। भाप और गैसें समुद्र का पानी बन गई, और जो चट्टानें थी, पिघला हुआ लावा था, वो चट्टानों की शक्ल में बदल गया, वो जमीन उसने बना दी। जो ज्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। ये सब हुआ कब? आजकल के आलिम की साख्त से चट्टानों और धातु से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन यह हिसाब संख 10 संख बरस के आगे भी निकल जाता है। तो ये कहते हैं, मुजीब कह रहे हैं कि जमीन ठंडी हो गई, चट्टानें बन गई, जो सख्त चीजें थी वो चट्टानों में बदल गई, और जो गैसें थी और भाप थी उनसे पानी बन गया, और वो जमीन के ऊपर दुनिया के अंदर फैल गया। लेकिन वो हुआ कब, ये सब कब हुआ, कैसे पता चलेगा हमें? तो ये कहते हैं कि आजकल के आलिम जमीन की साख्त से, साख्त यानी बनावट, साख्त के माने होते हैं बच्चों बनावट, तो आजकल के आलिम जमीन की बनावट से, चट्टानों और धातु से कुछ हिसाब लगा सकते हैं। बच्चों, हमारी जो जमीन है इसने अलग अलग तरह के दौर देखे हैं। कभी ये आग का गोला थी, फिर ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद फिर इसके अंदर जिंदगी के मुआफिक मौसम हुआ, यहाँ जिंदगी पैदा हुई, थोड़ी गर्मी हुई, उसके बाद फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये गर्म हो गई, और जो इसके ऊपर मौजूद थी चीजें, बर्फ वगैरह, और बर्फ के ऊपर जो दरख्त वगैरह मौजूद थे, और जिंदगी जो मौजूद थी वो फिर उसके अंदर दब गई, खत्म हो गई। दोबारा फिर ये ठंडी हुई। कई इस तरह के दौर देखे, कभी ठंडी होती थी, कभी गर्म होती थी, कभी तबाही आती थी, कभी तूफान आ जाते थे, फिर वो चीजें उसके अंदर दब जाती थी। तो वो जो चीजें दबती थी, चाहे उसमें जो भी हो, जानदार हो या दरख्त वगैरह हो, जो जमीन के अंदर दब गए, तो आज जब हम खुदाई करते हैं, चट्टानों के नीचे उन चीजों को देखते हैं, तो वहां चट्टानों के बीच में या बर्फ के बीच में उस वक्त दबे हुए जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। उस वक्त जो चट्टानों के बीच में जानवर दबे, दरख्त दबे, उनकी वजह से तेल और गैस मिलता है। जो चट्टानें अलग अलग वक्त के ऊपर धूल मिट्टी दबने से चट्टानें बनी, लावे के जमने से चट्टानें मिली, उन चट्टानों से भी पता चल जाता है। तो वो जो मिल रही है बीच में, उन हड्डियों से, उन चट्टानों की बनावट से, क्योंकि हर दौर की चट्टानें अलग अलग होती हैं, और जमीन के नीचे जो भी पाया जाता है उसके जरिए आजकल के आलिम, जो साइंसदान हैं, मुहक्किकीन हैं आज के नए दौर के, वो पता कर सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। आज आप कोई चट्टान का टुकड़ा लो और उस चट्टान के टुकड़े को ले जाकर किसी साइंसदान को दिखाओगे जो चट्टान के बारे में इल्म रखता है, वो आपको बता देगा कि ये चट्टान इस दौर की है, ये चट्टान इस तरह की है, इसमें इतनी परतें हैं तो ये इस दौर में बनी होगी, ये इस तरह की है तो इसका दौर ये होगा। वो चट्टान की बनावट से आपको सब कुछ बता देगा। चट्टानों के बीच में जो फंसी हुई हड्डियां वगैरह मिल जाती हैं आज भी, उन हड्डियों को देखकर वो बता देंगे कि ये इस दौर के इस जानवर की हड्डी थी। इतनी तरक्की साइंस कर चुका है। तो साइंस जो है, आलिम जो हैं, वो चट्टानों की बनावट से, जमीन के अंदर से जो धातु निकलते हैं, अलग अलग तरह के धातु निकलते हैं, उन धातुओं की देख के भी, उन धातुओं की परख करके भी बता सकते हैं कि ये धातु कब निकले थे, ये धातु कब बने, कब इनकी तख्लीक हुई, वो उसका दौर बता सकते हैं। हालांकि वो फिक्स नहीं बताएंगे आपको, उस तारीख के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन वो दौर बता देंगे आपको कि ये 100-200 साल ऊपर पीछे, आगे पीछे हो सकता है, इसके करीब करीब से ये चीजें दुनिया में मौजूद थी। तो ये आलिम जमीन की साख्त से, चट्टानों से और चट्टानों के बीच पाए जाने वाले धात से
जमीन की उम्र का हिसाब लगा लेते हैं, उस चीज की उम्र का हिसाब लगा सकते हैं। और ये हिसाब कहां जाता है? संख 10 संख, संख यानी 100 खरब, 100 खरब से लेकर 1000 खरब तक का हिसाब पता चल जाता है। लेकिन ये इतना लंबा हिसाब हो गया कि हमने समझ में ही नहीं आता। हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी खोपड़ी में नहीं बैठता। संख 10 संख बरस के भी आगे निकल जाता है। बेचारे आदमी की खोपड़ी में साइंस का ये हिसाब नहीं समझ में आता। अब साइंस ने तो हिसाब लगा लिया, कंप्यूटर की मदद से वो हिसाब लगा लेता है, सुपर कंप्यूटरों के जरिए वो हिसाब लगा लेता है। लेकिन इंसान को जब कहा जाए कि 100 अरब या 1000 अरब साल पहले ये चीज मौजूद थी, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि ये 1000 अरब साल का माने क्या हो गए, ये कितना पुराना हो गया। बच्चों बहुत सारे हो जाते हैं। संख्या मतलब है 100 अरब, 100 खरब, 100 खरब हो गए 1 लाख अरब के, 1 अरब 100 अरब का 1 खरब होता है, 100 अरब का 1 खरब। और यहां बात हो रही है 100 खरब की, 100 खरब संख 10 संख, 100 अरब और 1000 खरब के करीब ये हिसाब चला जाता है। तो हमारी खोपड़ी के अंदर ये हिसाब नहीं बैठता, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इंसान जो है चट्टानों के जरिए, साख्त के जरिए, जमीन की साख्त के जरिए और चट्टानों में मिलने वाली दूसरे अज़ा के जरिए इसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये बहुत पुरानी है तो उम्र भी बहुत लंबी हो जाती है, बहुत आगे बढ़ जाती है। दुनिया जब सर्द पड़ गई तो कहीं से समुंदर की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। अब दुनिया तो बन गई, जलता हुआ आग का गोला थी, अचानक ये ठंडी हो गई, सख्त हो गई, यहां पानी भी पैदा हो गया और यहां पर सख्त जमीन भी पैदा हो गई। तब अचानक कहीं से, यह भी नामालूम कि कहां से, पता नहीं कहां से दुनिया में, समुद्र में जिंदगी का बीज पड़ गया। जिंदगी का बीज के माने कहीं से कोई जिंदगी की नस्ल पैदा हो गई, कोई जानदार चीज समुद्र में पैदा हो गई। तो दुनिया जब सर्द पड़ गई तो कहीं से समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। तो जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई? जो हमें आज सभी जानवर नजर आते हैं, इनकी जो शुरुआत हम देखेंगे तो शुरुआत हुई है इनकी समंदर से। समंदर से जिंदगी की शुरुआत हुई है, वहां वो फटा और फला फूला। अब जो बीज पहुंच गया यानी वो बड़ा हो गया, वहां पर जो भी जानवर बना, पहले बारीक कोई जानवर बना जरासीम जैसा, उसको वहां पर मुआफिक माहौल मिल गया, वो वहां पर बढ़ा और उसने अपना खानदान भी बढ़ाया। समुद्र के अंदर खूब वो फैलने लगा। लाखों करोड़ों बरस में तरह तरह के भेष बदले। अब अलग अलग वक्त के अंदर वो जो जिंदगी का बीज पहुंचा, वो कभी जरासीम की शक्ल में था तो कुछ कभी बड़े कीड़े की शक्ल में हो गया, कभी वो और कोई शक्ल इख्तियार करता, कभी वो मछली जैसी शक्ल के अंदर आने लग गया। तो धीरे धीरे वो लाखों करोड़ों सालों बरसों में अपनी शक्लें तब्दील करने लगा, अलग अलग शक्लों के अंदर वो होने लगा और तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। पूरे समुद्र के अंदर वो जगह जगह पैदा हो गए, हर जगह वो मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यानी वही लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। जो वो जिंदगी का बीज था तो वो कुछ जगह पर वो काई की शक्ल में बदल गया और कई जगह पर वो कीड़ों की शक्ल में बदल गया। अब काई यानी वो दरख्तों की जो शुरुआत थी वो चले खुश्की की तरफ, खुश्की यानी जमीन की तरफ, पानी से, तरी से खुश्की की तरफ यानी पानी से जमीन की तरफ चले और चलते चलते फिर उन्होंने वहां अपने कदम जमाने शुरू किए। पानी के बगैर यानी सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। तो सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीली की? उन जो जानवर थे, ये बच्चों एक दिन में या 2 दिन में नहीं हुआ, साल 2 साल में नहीं हुआ, हर काम में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। ये दुनिया एक दिन में नहीं बन गई, धीरे धीरे बनी है, बराह रास्त बनी है। अल्लाह ने इसे बनाया है लेकिन बराह रास्त बनाया है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज जो खुदा करता है वो बराह रास्त करता है, हर चीज के लिए रास्ता निकालता है, उस रास्ते के मुताबिक करता होता है। हम कहें कि एक दिन में हम कामयाब हो जाएं तो एक दिन में हम कभी कामयाब नहीं हो जाते हैं। कामयाबी का रास्ता हमें अल्लाह दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है, हम उस रास्ते के ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे वक्त लगता है और वक्त के साथ हम
कामयाब हो जाते हैं। तो हर काम बराह रास्त होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये दुनिया में इंसान की तख्लीक जो हो रही है, जानवरों की, जानदारों की तख्लीक जो हो रही है, पैदा जो होने वाले हैं, वो बराह रास्त हो रहे हैं। शुरुआत के अंदर समुंदर बने और समुंदर बनने के बाद समुंदर में जिंदगी का बीज आया, वो समुंदर में फला फूला, खूब बड़े। धीरे धीरे उन्होंने उथले पानी की तरफ कदम बढ़ाए और वो खुश्की की तरफ बढ़ने लगे। खुश्की की तरफ आते आते समुंदर से निकलने से पहले उन्होंने अपने अंदर सांस लेने की सलाहियत पैदा की, क्योंकि सांस के बगैर, हवा के बगैर जमीन पर जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। तो उन जानवरों ने खुद के अंदर सांस लेने की सलाहियत पैदा की। पौधे ऊंचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके। अब जब जमीन की तरफ आ गए, वो जो काई की शक्ल में जमीन की तरफ आ गए, अब धीरे धीरे उनके अंदर और तब्दीलियां आई। वो पौधे बनने लग गए और पौधे बड़े होते होते दरख्त बनने लग गए। दरख्त बनने लग गए तो उसमें फल फूल और बीज आने लगे। बीज आए तो बीज दूसरी जगह गिरते चले गए हवा के जरिए, और धीरे धीरे वो फैलने लगे। तो अलग अलग जगहों के ऊपर उसके बीज पड़े, तो सब तरफ दरख्त धीरे धीरे पैदा होने लग गए। जंगल सा माहौल बनने लग गया। जो कीड़े थे, जो पानी से अभी आ रहे हैं, जो कीड़े थे, जो काई की शक्ल में थे, वो तो दरख्त बन गए, पौधे बन गए और आसमान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे, बड़े होने लगे, ऊंचे होने लगे। और जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, उथले पानी में पांव के बल खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया। जो कीड़े थे वो पानी के अंदर मछली भी बन गए, कुछ उथले पानी में आ गए और वहां उन्होंने रेंगना शुरू किया। अब जब जमीन पे आ गए तो रेंगने से काम नहीं बना, धीमी रफ्तार थी रेंगने की। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए, कोशिश करी, तो उनके कदम रब ने निकाल दिए और वो कदमों पे चलने लग गए। किसी के 4 पैर बन गए, किसी के 2 पैर बन गए, किसी के पर बन गए। तो उन्होंने आसमानों में उड़ना शुरू कर दिया। देखिए, हवा में परिंदे बनकर उड़े, कुछ मछली बन गए। मछलियों से आगे बढ़ते हुए उनकी शक्ल अगली जो आई वो जमीन पर चलने वाले जानवरों की आ गई। जमीन पर चलते चलते उन्होंने ऐसी सलाहियत पैदा कर ली अपने अंदर कि उनके पर पैदा हो गए और पर के जरिए उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। उन जानवरों ने शक्लें चौपायों का रूप लेकर दौड़ने लगे और कुछ जानवर चौपाए बन गए, 4 पाए लिए, 4 पैर लिए और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया जमीन के ऊपर। तेज रफ्तार हो गए। वो जो आसमान में थे उन्होंने भी तेज रफ्तार से उड़ना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उथले पानी और खुश्की में जिंदगी ने जो ये इब्तिदाई शक्ल पाई वो बड़ी भयानक थी। जो इब्तिदाई इनकी शक्लें थी ये बहुत भयानक थी। बच्चों देखो, ये तब्दीलियां कैसे आ रही हैं मैं आपको बता दूं कि आज भी आप जब साइंस पढ़ते हो तो आपको पता है कि कई जानवर ऐसे हैं जो अपने आज़ा का इस्तेमाल नहीं करते तो वो आज़ा गायब हो गए हैं। जैसे सांप के बारे में आपने पढ़ा है कि पहले सांप के भी पैर होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पैर का इस्तेमाल कम कर दिया तो उसके पैर गायब हो गए। ऐसे ही जो समुद्र में तो आपको डॉल्फिन मछली नजर आती है, उसके बताया जाता है ऐसे ही हमारे समुद्र के आसपास कुछ ऐसे परिंदे नजर आते हैं जिनके पर नहीं है। पेंगुइन नाम का एक परिंदा है जो समुद्र के किनारे मिलता है। उसने जब उसके पर थे तो परों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके पर जो हैं वो मछली के जैसे परों में बदल गए। अब वो हवा में नहीं उड़ सकते थे, उन परों से वो पानी में गोते लगाते हैं। तो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हजारों सालों के अंदर, एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, हजारों सालों में धीरे धीरे, बराह रास्त याद रखना है आपको। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका अगर इस्तेमाल करें, कोशिश करें, तो वो कुव्वत और वो सलाहियत भी इंसान के अंदर या जानवर में पैदा हो जाती है और वो नई शक्ल अपने अंदर इख्तियार कर लेता है। तो उसी तरह से जैसे सांप के पैर गायब हो गए, जैसे उस पेंगुइन के पर गायब हो गए, इन जानवरों के अंदर भी कोशिश करने से समुद्र से निकल के पर भी पैदा हो गए, इनके पैर भी पैदा हो गए और इनके अंदर 4 पाए भी बन गए। ये दौड़ने भी लगे, ये हवा में उड़ने भी लगे, तरह तरह की इनकी तब्दीली आ गई। अब जो शुरू में जानवर पैदा हुए दुनिया में, ये बहुत भयानक थे, भयानक शक्लों वाले थे, डरावनी सूरतें थी इनकी, जिन्हें देखकर खौफ आ जाए, इस तरह की शक्लें थी इनकी। 40 फीट लंबे मगरमच्छ, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी
कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले और किसी का मुंह दुम के सिरे तक 100 फीट से ज्यादा लंबा होगा। इस तरह के जानवर पैदा हो गए। 40-40 फीट के मगरमच्छ पैदा हो गए। बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों 40 फीट का मगरमच्छ। इतने बड़े बड़े हाथी के आप देखें तो उसको देखते रह जाएं, उनकी शक्लें आपको नजर आए तो आप खौफ खा जाएं। इस तरह के बड़े बड़े हाथी बता रहे हैं उनको कि कई जानवर तो ऐसे हैं कि इतनी लंबी गर्दन हो जाती है कि हवा में उड़ते हुए परिंदों को पकड़ लेते थे। वो जब परिंदों को शिकार करते थे तो गर्दन ऊपर उठाई और हवा में उड़ते हुए परिंदों को पकड़ लिया। अब आप ख्याल कीजिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी गर्दन होगी उन जानवरों की। तो देखिए आप, 40 फीट लंबे मगरमच्छ हैं, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदे को पकड़ ले और किसी का मुंह दुम से सिर तक 100 फीट के करीब चला जाता है। 100 फीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है 100 फीट। तो इस तरह की भयानक शक्लों वाले जानवर वो पैदा हो गए। देखिए कितने भयानक जानवर ये नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े जानवर पैदा हो गए थे जिनमें डायनासोर्स वगैरह भी उसी वक्त थे। ये दौर बहुत खतरनाक था। इन जानवरों को जो नाम दिए गए हैं वो भी ऐसे भयानक हैं कि हम देखते रह जाएं कि ये नाम इनको दिए गए हैं। कई जानवरों को नाम दिया गया है ब्रंटोसोरस। ब्रंटोसोरस, ये जो जानवर आपको नजर आ रहा है ना ऊंची गर्दन वाला, ये ब्रंटोसोरस है। डायनासोर की एक किस्म है, उस दौर में मिलती थी। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि उड़ते हुए जानवर को पकड़ ले, उड़ते हुए परिंदे को ये अपने मुंह के अंदर पकड़ सकता है। इक्थियोसोरस, मैक्सिलोसोरस वगैरह, ये इनके नाम हैं इन जानवरों के जो इतने खतरनाक नजर आते हैं। ये जो है खतरनाक जानवर, ये मैक्सिलोसोरस है जो डायनासोर की ही एक किस्म है ये भी। लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद ना थी। क्या माने है इसके? दुनिया को अपनी ये औलाद पसंद नहीं थी। उसके माने ये है कि धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं ये खत्म हो गए। तूफान आए, बड़े बड़े इनके ऊपर हादसे पेश आए, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ आए, ये उनके अंदर खत्म हो गए। ये दब के इनकी पूरी की पूरी नस्लें खत्म हो गई। तो ये कहते हैं, मुजीब कहते हैं कि दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद ना आई। ये शुरुआती औलाद है जो बहुत बेडोल हो गए थे, बहुत बड़ी बड़ी इनकी शक्लें हो गई थी। 100-100 फीट की इनकी ऊंचाइयां हो गई थी, 100-100 फीट की इनकी लंबाइयां हो गई थी। 40-40 गज के, 40-40 फीट के मगरमच्छ इनके साथ शामिल थे, इनके साथ नजर आते थे। तो या तो दुनिया को शायद इनकी शक्ल पसंद नहीं आई, ये जानवर पसंद नहीं आए जो इनकी औलाद थी दुनिया की शुरुआती। ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडोल हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया। धीरे धीरे इनका कद बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ये तो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बड़े बड़े हो गए और इतने बेडोल हो गए कि ये आपस में भी मिलकर नहीं रह सकते थे। एक दूसरे को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहरहाल वो गायब हो गए और जब तक आजकल के साइंसदानों को उनकी हड्डियां नहीं मिल सकी, हमें पता भी नहीं था कि एक जमाने में ऐसे देव और अजदहे हमारे दुनिया में आबाद थे। अब हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये जानवर हमारे बीच मौजूद थे, ये दुनिया में मौजूद थे। दुनिया के शुरुआती दौर के अंदर ये जानवर भी थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, मालूम नहीं था। कब पता चला हमें? जब साइंसदानों को जमीन के नीचे दबी हुई इन जानवरों की हड्डियां मिली। इन जानवरों की हड्डियां बर्फ के नीचे, चट्टानों के नीचे, पहाड़ों की गारों के अंदर जगह जगह बड़ी बड़ी, जैसे ये थे ना जानवर, ऐसी ही बड़ी बड़ी हड्डियां इनकी नजर आई। तब पता चला हमें कि इतने बड़े और भयानक जानवर भी इस दुनिया के अंदर मौजूद थे। इनकी हड्डियों को देख के हमने इनकी शक्ल का अंदाजा लगाया कि इतनी बड़ी हड्डियों वाला मुंह है, इतनी इसकी लंबाई है, तो ये जानवर ऐसा होगा, इस शक्ल के अंदर होगा। तो ये कहते हैं ऐसे देव यानी भूत के जैसे, बहुत बड़े जिन्न के जैसे, बहुत जो बड़ा होता है उसको देव कहा जाता है। और अजदहे आप जानते हो, अजदहा क्या है? जो सांप के जैसा होता है, बहुत बड़ा। तो जब साइंसदानों ने इनकी हड्डियों को पता चला, साइंसदानों ने इनकी हड्डियां देखी, तब इन्होंने दुनिया को बताया, तहकीक करके बताया कि दुनिया के अंदर सिर्फ आप ही नहीं हो, आपसे पहले ऐसे जानवर भी नजर आते थे। आपको बच्चों इन जानवरों की तस्वीरें जमा करनी है। तस्वीरें जमा करके, इस दौर में और भी जानवर थे, उन जानवरों की तस्वीरें जमा करके अपनी नोटबुक के अंदर लगानी है, अपने
जो काम दिया गया है आपको घर पे करने का, उसके साथ आपको इन तस्वीरें भी जमा करनी है और इनके नाम उसके साथ लिखने हैं। आगे आते हैं हम। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जानवर खत्म हो गए, बेडौल हो गए और दुनिया को ये औलाद पसंद नहीं थी, ये खत्म होने लगे। खुश्की पर इन बड़े जानवरों के बाद जो नए नमूने नजर आए वो थे ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की ये सिफ्त थी कि वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। अब जब पहले दौर के जानवर खत्म हो गए, कौन से, डायनासोर्स के जमाने के जो जानवर थे, उस वक्त बड़े बड़े हाथी भी थे, बड़े बड़े मगरमच्छ भी थे, अजदे भी थे बड़े बड़े, जब वो खत्म हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनके फिर हजारों साल बाद, करोड़ों साल बाद, सैकड़ों साल बाद फिर नई नस्लें पैदा होनी शुरू हुई, दोबारा से दुनिया आबाद हुई और दोबारा फिर से जिंदगी यहां पर फलने फूलने लगी। और इस वक्त जो जानवर पैदा हुए वो भी भयानक ही थे, वो भी बड़े बड़े थे, शक्लें भी उनकी खतरनाक थी और बहुत पुरखौफ जानवर नजर आते थे। लेकिन उन जानवरों की जो खास बात है वो ये है कि वो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, दूध पिला के बच्चों की परवरिश करते थे। अब बच्चों, यही इनकी खासियत ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये मौसम की मार को झेल पाए, मौसम की तब्दीलियों को झेल पाए। क्योंकि जब ये अपने बच्चों को साथ रखते थे तो ये उनकी हिफाजत करते थे और इनकी हिफाजत करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये हर तरह की मुसीबत, हर तरह की परेशानियों का सामना कर जाते थे। ये जानवर बड़े सख्त जान होते थे, सख्त जान, हिम्मत वाले, बहुत जान के सख्त, जो मौसम की तब्दीलियों को भी झेल जाए, जो दूसरी चीजें जो मौसम के अंदर होती हैं, जो मुसीबतें मौसम की होती हैं, उनसे भी मुकाबला कर ले और फिर तब्दीलियों के मुताबिक अपने जिस्म के अंदर भी तब्दीली कर ले, वो सख्त जान कहलाते हैं। तो ये जो बाद के जानवर जो थे ये सख्त जान थे। सिफ्त के माने होते हैं बच्चों खासियत। तो इन जानवरों की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। और सख्त जान के माने होते हैं बच्चों तकलीफ बर्दाश्त करने वाले, बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी झेल जाए, डरे नहीं, खत्म नहीं हो जाए तकलीफ से बर्बाद नहीं हो जाए, उस तकलीफ का मुकाबला कर ले, उसे सख्त जान कहा जाता है। तो खुश्की के ऊपर दूसरे दौर पर जो पैदा हुए जानवर, उनकी सिफ्त थी, उनकी खासियत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते थे। बच्चों को दूध पिलाने की वजह से उनका अपने बच्चों से लगाव हो गया। जो पहले दौर के जो जानवर थे वो इतने बेडौल थे कि उनका अपने बच्चों से इतना लगाव नहीं था। उनके बच्चे भी थे खतरनाक, लेकिन वो खुद ब खुद पल जाते थे। उनको पालने के लिए उनके जो जानवर हैं, उन जानवरों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये जो जानवर थे अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, उनसे हमदर्दी रखते थे और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर तरह के सामने दुश्मन का मुकाबला करते थे, चाहे वो कोई दूसरा जानवर हो या फिर सामने मौसम की तब्दीलियां हों, उनका मुकाबला ये कर जाते थे। ऐसे जानवर पहली किस्म के जानवरों से ज़्यादा सख्त जान निकले और दुनिया की मुसीबतों को झेल गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटी हैं। मौसम का मुकाबला किया इन्होंने, जो तब्दीली आ रही थी ज़मीन के अंदर, हमेशा वक्त वक्त के ऊपर तब्दीलियां आती रहती हैं। आज इस शक्ल के अंदर है तो 1000 साल बाद, 1 लाख साल बाद पता नहीं कौन सी शक्ल होगी। हमने बताया कि 100 खरब साल पहले हमारी ज़मीन, या 1000 खरब साल पहले आग का गोला थी, गैस का गोला थी, और फिर वो कभी पूरी की पूरी बर्फ का टुकड़ा बन जाती थी, कभी वो फिर से दोबारा जलने लग जाती थी, गर्मी पैदा हो जाती थी बहुत सारी। जो आपको हमारी ज़मीन नज़र आती है, ज़मीन के बीच में जो समंदर नज़र आता है, वो समंदर एक तरफ था और ज़मीन के सारे हिस्से मिले हुए थे, सारे के सारे हिस्से जुड़े हुए थे। ये जो अलग अलग बटे हुए हैं हिस्से, ये इन हिस्सों के अंदर ये ज़मीन बटी हुई नहीं थी, इन टापुओं में बटी हुई नहीं थी। तो जब एक ही थी तो तब्दीलियां वक्त वक्त के ऊपर ज़मीन के ऊपर आती रहती हैं। तो वो तब्दीलियां भी आई तो बहुत सारे जानवर तो उन तब्दीलियों का मुकाबला कर गए और बहुत सारे ख़त्म हो गए। जो बाकी बचे उनकी भी जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सके। तो बहुत सारी इनकी जो नस्लें थी वो ख़त्म हो गई, मिट गई, और जो बची तो वो बहुत सख्त जान निकली
और उनके जिस्म में भी ऐसी तब्दीलियां हो गई कि जो मौसम के बदलाव हैं उनको भी वो बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से मुकाबला भी कर सके। यानी किसी के सींग पैदा हो गए, किसी के जुबान में जहर पैदा हो गया, किसी को पंजे मिल गए, किसी को नाखून मिल गए, किसी को नुकीले दांत मिल गए। इस तरह की उनके अंदर तब्दीलियां हो गई कि वे दूसरे जानवरों से भी खुद की हिफाजत करने लग गए। इस तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती जुलती होगी। अब आ रहे हैं यहां पर इंसानों की तरफ। जब धीरे धीरे नस्लें तरक्की कर रही हैं तो वो तरक्की करते करते एक बार ऐसी नस्ल भी वजूद में आ गई जिनकी शक्लें इंसान से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। जो हम हैं, हमारे तरह वो जो जानवर हैं नजर आने लगे। जानवरों की इस किस्म को आसानी से बनमानुस कह सकते हैं। जो शुरुआती जो नस्ल मिली है, जिस हमारे जैसे दिखते हैं, वो खड़े भी होते थे पैरों पर, हाथों से अपना काम करते थे, तोड़ते थे, काटते थे, चबाते थे। वो जो शुरुआती इंसान हैं उन्हें बनमानुस कहा गया है। बनमानुस वन में रहने वाला इंसान, जंगल का इंसान, जंगली इंसान। तो वो शुरुआत में जंगली थे, बनमानुस थे। इन बनमानुसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा होगा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम लिया होगा। अगले 2 पैर कौन से? ये जो हाथ हैं ये अगले 2 पैर हो गए आगे के। जब जानवर की शक्ल में होंगे तो चारों पैरों से चलते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब खड़े होना शुरू किया तो ये जो अगले पैर हैं ये इनमें पंजे आ गए। ये पकड़ना भी शुरू कर दिया, इनसे काटना भी शुरू कर दिया, इनसे मुकाबला भी करना शुरू कर दिया। और जो नीचे वाले पैर थे उनसे चलना शुरू कर दिया। धीरे 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 कमर भी पूरी सीधी हो गई और भी बहुत सारी तब्दीलियां हो गई। वही हजारों सालों के अंदर ये तब्दीलियां अपना काम करती रहती हैं। कुदरत ने उनकी मदद की और उनके अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए। उनकी जुबान भी कुछ खुल गई और वो दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा होशियार हो गए। अब जब इन्होंने कोशिश की, क्योंकि इनका जहन भी तेज था जानवरों से, इन्होंने कोशिश की तो कुदरत ने भी इनका साथ दिया। जो इनके अगले पैर थे वो पंजे बदल गए, उसमें उंगलियां भी पैदा हो गई, उसमें हथेलियां भी पैदा हो गई और वो उससे पकड़ने, फेंकने, मारने, कूटने, खाने, पकाने, तरह तरह के काम करने लगे। तो अगले पंजे कौन से हैं ये देख लेना आप। ये जानवरों के अगले पंजे थे जो जब खड़े हुए तो ये पंजे उनके हाथों में तब्दील हो गए। और ये जानवर बहुत होशियार भी थे, इनका जहन भी तेज था। तो फिर ये कुछ जबान भी खुल गई तो इन्होंने आपस में गुफ्तगू करना भी शुरू कर दिया, जबान भी आ गई। ये सब हजारों बरस में हुआ और फिर कहते हैं कि दुनिया की आबो हवा बदली। अब जब इस तरह की तब्दीली आई तो एक बार फिर तब्दील हुई दुनिया, आबो हवा बदली। वो ऐसी ठंडी पड़ी कि उसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया और बर्फ के खिसकते फिसलते पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रौंद डाला। तले यानी नीचे, और बर्फिस्तान जहां बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ की जगह। अब जब जिंदगी इंसान की जैसी शक्ल लेनी शुरू कर दी थी, बनमानुस पैदा हो गए, वो अपने हाथों से काम करने लग गए, उनका जहन भी काम करने लग गया और वो थोड़ी जुबानें भी उनकी खुल गई। और जब वो अपना काम कर ही रहे थे कि दुनिया में फिर बदलाव आया। एक बार फिर दुनिया तब्दील हुई और इस बार फिर से हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई, ठंडी हो गई जमीन, हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई। कहीं भी आपको पानी नजर नहीं आता था और कहीं भी आपको हरियाली या जिंदगी नजर नहीं आती थी। सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन गए और वो पहाड़ खिसकने लग गए, आगे फिसलने लग गए और उनके अंदर, उन पहाड़ों के नीचे ये बनमानुस भी दब गए। ये जो दूसरे जानवर थे उस वक्त जो पैदा हुए थे वो भी दब गए और भी जो दरख्त वगैरह जो पैदा हुए थे वो भी इस बर्फ के नीचे सारे के सारे जमींदोज हो गए। ये भी हमें उन्हीं हड्डियों से, उन्हीं जमीन के बीच में जो खुदाई होती है, तेल, गैस, कोयला वगैरह निकलता है, उन्हीं चीजों से पता चलता है कि इस जगह ये जानवर दबे हुए थे या इस जगह ये चीज ऐसी थी कि कोई दबी पूरी की पूरी और वो वहां से तेल की शक्ल में हासिल हो जाती है। इनकी जो हड्डियां हैं आज भी इन पहाड़ों के बीच में जब खुदाई करते हैं तो पहाड़ों के बीच में इन जानवरों की हड्डियां नजर आती हैं, हड्डियां निकल जाती हैं इनकी। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। अब जब जमीन ठंडी हो गई तो फिर उसमें तब्दीली आनी शुरू की
और धीरे धीरे वापस गर्मी बढ़ने लग गई। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो फिर से जो बर्फिस्तान था वो पानी की तरफ बढ़ेगा, वो समुंदर में चला जाएगा, और जो सख्त जगह थी वहां पर फिर दरख्त पैदा हो जाएंगे जिनके बीज दब गए होंगे नीचे, जो उनके नीचे दबे हुए थे वो फिर से पैदा होंगे। जिंदगी जो कुछ बची रह गई थी वो फिर नई शक्ल के अंदर, नए रूप के अंदर नजर आने लग जाएगी, नई तरह की जिंदगी नजर आ जाएगी। इसमें भी आपको खतरनाक जानवर भी नजर आएंगे और इंसान की जैसी शक्ल वाले बनमानुस भी नजर आने लग गए। दोबारा फिर से जिंदगी ने अपना रंग इख्तियार कर लिया, बर्फिस्तान पिघलकर समुंदर हो गए और जिंदगी फिर उभरी और फैली, क्योंकि इस दुनिया की किस्मत में जिंदगी थी, यहां पर लोगों की तख्लीक थी, मखलूक को आना था, तो वो वापस फिर से अपने रूप में आने लगी और फिर से जिंदगी पैदा हो गई, उभरी और फैली। इस तरह 4 मरतबा हुआ और उस वक्त जमीन में कई सौ गज नीचे तक जो कुछ हमें मिलता है वो इन्हीं गर्मी और सर्दी के फेरों की दास्तान है। बर्फिस्तान बना और गर्मी हुई तो मोहम्मद मुजीब कहते हैं, तहकीक के ऊपर कहते हैं, मुताले के आधार पर कहते हैं अपने, कि ये जो सब हुआ ठंडा और गर्म होना, कभी जम जाना, कभी गर्म हो जाना, फिर दुनिया आ जाना, फिर बर्फ बन जाना, फिर दुनिया आ जाना, ये 4 बार हुआ। 4 बार हमारी दुनिया के ऊपर अलग अलग तरह की मखलूक पैदा हुई, फिर बर्फ के अंदर जम गई, मर गई, और उसके बाद फिर जब बर्फ पिघली, गर्मी आई, तो फिर वो फली फूली, कई हजारों साल इसमें लग गए। फिर पता कैसे चल रहा है? तो फिर वही कह रहे हैं कि जमीन के बीच में से आज हमें बहुत कुछ चीजें दबी दुबाई मिलती हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हमें मिलती हैं। हमें दरख्त दबे हैं जमीन के नीचे, उनकी निशानी के बतौर, उनकी मिरास के बतौर वहां पर हमें कोयला वगैरह मिलता है। जो जानवर जो दबे, उनसे जो हमें बतौर मिलता है, उनकी वो तेल की शक्ल में नजर आता है। और कुछ जानवर ऐसी जगह फंसे कि जहां तेल नहीं है, तो वहां उन जानवरों की हड्डियां हमें जमीन के नीचे से मिलती रहती हैं। इस जमाने में समझ सकते हैं कि बनमानुस का बुरा हाल हुआ होगा। तो जो बनमानुस थे, जो खड़े होने लग गए थे, आपस में बातचीत करने लग गए थे, जब ये मौसम में तब्दीलियां आई तो इसमें उनका भी बुरा हाल था। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बचाया और कभी उनकी नस्लें खत्म हो गई, क्योंकि अब वो अपने आप के अंदर तब्दीलियां कर रहे थे, अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल रहे थे। उनमें से बाज की 1-2 हड्डियां बर्फ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब जमीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हुई हैं। अब जब खुदाई होती है जगह जगह, साइंसदान जो होते हैं उनको पता चलता है कि इस जगह हो सकता है कि जानवर हो, उस जगह जिंदगी हो, वो वहां खुदाई करते हैं और खुदाई के अंदर उनकी हड्डियां जानवरों की हड्डियां के साथ मिली हुई, दबी हुई नजर आती हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो करोड़ या लाख बरस पहले आबाद थे और उनके जमाने में जमीन की क्या सूरत थी। लेकिन उन्होंने इस दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। अब जब तब्दीली आ रही है, जमीन बदल रही है बार बार अपनी शक्लें, तो उन्होंने कुछ बातें सीख ली थी, कुछ काम करने इन्होंने सीख लिए थे। कैसे सीखे थे, क्या क्या काम सीखे थे? तो कहीं जंगल को जलते देखकर उन्होंने पता लगा लिया था कि आग कैसे जलाते हैं, और फिर वो अपनी खोहों और गारों में आग जलाकर तापने लगे और उसमें जानवरों को गोश्त और शायद चंद फूलों और चीज़ों को भूनने लगे। यानी कि जो अहम चीज़ है जो उन्होंने सीखी इन दौर के अंदर, वो थी आग जलाना। आग जलाने के बाद बच्चों, इन लोगों की, बनमानुसों की जिंदगी बहुत आसान हो गई। कुछ इस तरह की शक्ल के वो बनमानुस उस वक्त पैदा हुए थे जो मौसम की सख्तियों के मुताबिक अपने आप को बदल रहे थे। कहीं से इनको आग जलानी आ गई। अब जब आग जलाने आ गई तो इनके बहुत सारे काम आसान हो गए। दुनिया जब सर्द पड़ती थी या ठंड का मौसम होता था, ये आग जला के और ठंड से अपनी हिफाजत करते थे। आग से जंगली जानवर भी डरते थे, ये जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत करते थे। आग से इनका जो खाना था वो अब ये पकाकर खाने लग गए, कच्चा खाना नहीं खाना पड़ता था इनको। जो जानवरों का गोश्त था, उस गोश्त को ये भून कर खाने लग गए। कुछ सब्जियां भी भूनने के निशानात मिलते हैं, कुछ फल वगैरह भी इन्होंने वहां पर आग के ऊपर पकाए और उसके बाद खाए तो उन्हें बहुत लजीज लगे। तो जब आग का इन्होंने महसूल कर ली आग, तो बहुत आसान जिंदगी ये गुजारने लगे। खो का मतलब होता है बच्चों गार। अपनी गारों के अंदर, खोहों में यानी गारों में,
जो गुफाएं होती हैं पहाड़ों के बीच में, खुले हुए हिस्से होते हैं चट्टानों के बीच में, वो खो कहलाते हैं। तो खो के किनारे के ऊपर ये आग जलाते थे। उस आग की वजह से जंगली जानवर इनके ऊपर हमला नहीं कर पाते थे, तो जंगली जानवरों से भी इनकी हिफाजत हो जाती थी। वो पत्थरों को घिसकर उनसे भौंकने, छीलने और काटने भी लगे, और उसने उनकी जिंदगी को कुछ और आसान कर दिया। और दूसरा काम क्या सीखा उन्होंने? पहला काम तो बड़ा उन्होंने सीखा आग जलाना, दूसरा बड़ा काम इन्होंने सीखा पत्थरों के जरिए अपने औजार बनाना, पत्थरों के जरिए हथियार भी बनाना और औजार भी बनाना। तो उन्होंने पत्थरों को छील के नुकीला बनाकर उनको भौंकने के औजार बना लिए। जब जानवरों का शिकार करते थे तो भौंक के जानवरों को मार दिया करते थे। उनसे पत्थरों के औजारों के जरिए वो छीलते थे, काटते थे, और इससे भी उनकी जिंदगी आसान हो गई। आजकल का इल्म बताता है कि हम इन्हीं बनमानुसों की औलादे हैं, और जैसे जानवर तरक्की करते करते बनमानुस हुए थे, वैसे ही बनमानुस आदमी हो गए। अब आज के जो साइंसदान हैं वो बताते हैं कि हमारे अजदाद बनमानुस ही थे। जो आपको बनमानुस आज भी नजर आते हैं, उनकी शक्लें भी आपने देखी होंगी, बंदरों की शक्लें भी आपने देखी होंगी। बहुत कुछ इंसानों के अंदर उनकी शक्लें भी मिलती हैं और उनकी अदाएं भी इंसानों के अंदर मिलती हैं। उनके हाथ भी इंसानों की तरह काम करते हैं, पंजे भी उनके इंसानों की तरह काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वैसी की वैसी नजर आती हैं जो इंसानों में नजर आती हैं। तो आज का इल्म बताता है, साइंसदान बताते हैं अपनी तहकीक के बुनियाद पर, कि दुनिया में इंसान बनने से पहले बनमानुस थे। दूसरे जानवर तरक्की करते करते बनमानुस बन गए, और बनमानुस तरक्की करते करते इंसान बन गए, इंसान की शक्ल में आ गए। तो बनमानुस जो हैं ये हमारे अजदाद हैं, और इंसान इनकी शुरुआती शक्ल बनमानुस है इंसान की। लेकिन आज का इल्म बनमानुस की किसी एक किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता। बनमानुस आज भी मिलते हैं, हमें नजर भी आते हैं, चिड़ियाघर वगैरह में हमें दिखते हैं, लेकिन किस तरह के बनमानुस की हम औलाद हैं, हमारे अजदाद कौन से हैं, साइंस ये नहीं बताता। साइंस यही बताता है सिर्फ कि बनमानुस हमारे अजदाद हैं, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन वो कौन से जो नस्ल थी जिसकी हम पैदा हुए हैं ये वो नहीं बता पाते। क्योंकि जो आज नस्लें दिखती हैं बनमानुसों की, उनमें और हमारे अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। उस तफरीक की वजह से साइंसदान ये पक्के तौर पर नहीं बता सकते, पुख्ता यकीन उनको नहीं है कि हम कौन सी नस्ल की औलाद हैं। बस ये यही कहते हैं कि हम सब बनमानुसों के जरिए बने हैं। तो हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे, लेकिन हम जिसके खास नमूने पर बने हैं उसकी पहली मिसालें अभी तक नहीं मिली हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यहाँ कहावत है एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखना, एक ही जैसी खुसूसियात रखना, एक ही खासियत का होना, एक ही तरह की खसलत रखना, एक ही तरह की आदत रखना, उसे कहा जाता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तो दोनों सही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ये कहते हैं कि बनमानुस जो दूसरी नस्ल मिलती हैं वो भी उन शुरुआती नस्लों की जैसी ही हैं जिनसे हम बने होंगे। तो ये तो पता नहीं कि हम कौन से बनमानुस से बने हैं, हमारे अजदादों का पता नहीं कि हमारे अजदाद कौन सी नस्ल के बनमानुस थे, लेकिन जो आज मिलते हैं बनमानुस और हम जिसकी नस्ल हैं वो सब एक ही जैसे थे, एक ही आदत खसरत उनमें मिलती थी, बस वो थोड़े जुदागाना थे जिससे इंसान बने, और जो आज मिलते हैं वो हमसे जुदा हैं। तो इस तरह से मुजीब इंसान की पैदाइश के बारे में बता देते हैं कि इस तरह से इंसान की तख्लीक हो गई। हमारे अजदाद का पता नहीं चलता, बस यही पता चला है कि हम भी बनमानुस के जरिए ही आज की शक्ल के अंदर आए हैं। यानी समुद्र से जिंदगी शुरू हुई और यहां तक पहुंच गई कि हम इस दुनिया में पैदा हो गए, हमारी तख्लीक इस दुनिया के अंदर हो गई। तो बच्चों, ये था मोहम्मद मुजीब का सबक, आदमी की कहानी। बहुत खूबसूरत सबक है। इस सबक में मुजीब ने पूरी की पूरी कहानी बता दी और बहुत आसान जुबान में आपके सामने कहानी पेश करी है कि हम किस तरह से दुनिया के अंदर आए, किस तरह से हमारी पैदाइश हो गई। हमने देखा कि कहीं से समुद्र में बीज पड़ा जिंदगी का, वो बीज समुद्र से फला फला, खूब फैला, उसके बाद वक्त के साथ साथ हजारों सालों के अंदर वो खुश्की की तरफ बढ़ा। खुश्की के अंदर कुछ आसमान में परिंदे बनकर उड़ गए,
कुछ जंगलों के अंदर दौड़ने लगे, और उन्हीं में से, दौड़ने वाले जानवरों में से ही कुछ ऐसे भी बने कि जो बनमानुष की शक्ल में थे। वो खड़े हो गए, उनके पंजे खुल गए, जो पंजे थे वो हाथ की शक्ल के अंदर आ गए, जो आगे के पैर थे वो ताकतवर हो गए। उसकी वजह से उन्होंने तरक्की करनी शुरू कर दी, कुछ हथियार उन्होंने बना लिए, आग की पता मालूमात कर ली उन्होंने, आग का पता चल गया उनको। तो इस तरह से वो तरक्की करते करते आज की शक्ल के अंदर पहुंच गए। ये सब 1-2 साल में नहीं हुआ, 100-200 साल में नहीं हुआ, हजारों करोड़ों साल इन बदलावों के अंदर लगे हैं, और धीरे धीरे ये बदलाव हमारे सामने नजर आए हैं। बच्चों, यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। जो दूसरा हिस्सा था इस सबक का, तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।